अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है ख़ुदकुशी। ख़ुदकुशी का अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में रुझान बढ़ता जा रहा है। जो भी लोग अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे कि थरपारकर और इसके इर्द गिर्द के रहने जो कराची के अजला हैं वो, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं और भी बहुत से इलाके जिनमें इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध के इलाके शामिल हैं, उसमें ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और हमेशा इस बात को इस तरह से रद्द कर देते हैं कि शायद ये लोग ऐसे हैं जिनमें समझ बूझ की कमी है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है जो जब शदीद तरीन सूरत हाल इख्तियार कर ले तो लोगों को इस हद तक मायूस कर देती है अपनी ज़िंदगी से कि वो मज़ीद जीना नहीं चाहते और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या चीज़ें हो सकती हैं को इसको प्रिवेंट किया जाए। WHO की वेबसाइट के मुताबिक ख़ुदकुशी के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। नंबर 1, तकरीबन दुनिया में 7 से 8 लाख अफराद हर साल अपनी जान ले लेते हैं। नंबर 2, हर एक कंप्लीटेड सुसाइड यानी जो शख्स कामयाब हो जाता है उसके साथ ऐसी 20 और अटैम्प्ट्स होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, यानी 20 लोग होते हैं जो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। इसके अलावा इसके साथ दर्जनों ऐसी अटैम्प्ट्स होती हैं जिसमें लोग सेल्फ़ हार्म करते हैं, यानी अपने आप को शदीद मायूसी और डिप्रेशन में नुकसान पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं और इस तरह की अटैम्प्ट्स करते हैं जैसे अपने आप को काटना या दागना या कोई भी और इस तरह की चीज़। ठीक, इसके अलावा नंबर 3 ये है कि सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी करने का रुझान जो है 15 से 29 ईयर्स के नौजवानों में पाया जाता है। उनमें ये 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, जो कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। नौजवानी तो वो टाइम होता है, अगर हम सब इस वक्त से गुज़रते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वक्त होता है बचपन के बाद। तो इसमें इतने मायूस हो जाना, इतने परेशान हो जाना हालात से कि अपने आप को ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ही ना कर पाना और अपने आप को ख़त्म कर लेना। नंबर 5 इसके बारे में नंबर 4 ये है कि ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंशन के लिए आपको मल्टी सेक्टोरियल जिसे कहते हैं ना अप्रोच करनी पड़ती है, यानी कुछ अटैम्प्ट्स जो हैं वो माशरा ले, कुछ अटैम्प्ट्स हुकूमत या स्टेट ले और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्द के करने की हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जब हम बात करेंगे अभी तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या किया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड में 325 नंबर का एक लॉ है जिसके मुताबिक ख़ुदकुशी जुर्म है और जो भी शख्स बच जाएगा उसको या तो कैद बा मुशक्कत होगी और या फ़ाइन होगा या दोनों चीज़ें होंगी। अच्छा, इसकी वजह से आज तक जब भी कोई शख्स इस तरह का अटैम्प्ट करता है उसके घर वाले उसको और उसकी ज़हनी बीमारी को छुपाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, उसको कोई भी हादसा करार देकर उसका इलाज कराकर उसको घर ले जाते हैं या घर पे ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। इस तरह जो इसके पीछे छुपा हुआ डिप्रेशन है वो छुपा ही रहता है, इलाज नहीं हो पाता। और अगर एक शख्स इसमें मुब्तला हो, कहते हैं ख़ुदकुशी या उसकी अटैम्प्ट जो है रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है। रिपल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक पत्थर फेंका और पानी में भंवर बनते चले गए। तो आप ये देखें कि जो शख्स ख़ुदकुशी कर रहा है अगर वो अपने हालात से तंग है तो उसके साथ एक पूरा ख़ानदान या पूरा उसका घराना होगा जो इसी ज़हनी सफ़रिंग से गुज़र रहा है। वो तो जैसे एक पहला कतरा है बारिश का कि वो इतना परेशान हुआ कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ एक पूरा जो है वो भी तो है, उसका घर बार है, वो उसकी इस अटैम्प्ट से अगर वो कामयाब हो जाता है तो अब उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, अब उसके घर वालों का ध्यान कौन रखेगा। तो हम एक साइकिल है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि सिंध की जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने एक ख़ास स्टडी की थरपारकर, सांगड़, बदीन, उमरकोट और इस तरह के बहुत सारे सिंध के अजला में, जिससे ये पता चला कि यहाँ इन इलाकों में ख़ुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा क्यों है। और कोई हैरत की बात नहीं है कि बहुत सारी बातों को जज करने के बाद ये नतीजा निकला कि माशी बदहाली जो है या जो लो सोशो इकनॉमिक स्टेटस के लोग हैं या जो गुर्बत में परवरिश पा रहे हैं या जो लोगों को बेरोज़गारी के मसाइल हैं वो लोग और जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से वाबस्ता हैं, या वो लोग जो कम ज़ातों से जिनका ताल्लुक़ है यानी जिनको माशरे में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। तो ये वो तमाम माशरती नाइंसाफ़ियाँ हैं
जो डिप्रेशन का बायस बनती हैं, और डिप्रेशन जो है वो ख़ुदकुशी का बायस बनता है। अब आप ये देखिए कि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की सेनेट ने एक बिल मंजूर कर लिया है जिसके मुताबिक पीनल कोड का वो 325 आर्टिकल लॉ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर सेक्शन 49 है जिसको अमेंड किया जा चुका है 2015 में कि कोई भी शख्स जो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा उसका सबसे पहले मुआयना जो है वो साइकाइट्रिस्ट करेंगे। साइकाइट्रिस्ट के मुआयने से ये फ़ायदा होगा कि अगर वो शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार है तो उसको इलाज के लिए ले जाया जाएगा, ना कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं तो उनमें से 70-80% जो हैं वो डिप्रेशन या दूसरी ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, और बहुत 20 से 30% ऐसे होते हैं जो माशरती नाहमवारियों या दीगर वजूहात की बिना पे, कुछ लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनको ओवरडोज हो जाती है, तो और वजूहात भी हैं, लेकिन जो मेजर चंक है वो डिप्रेशन है। ठीक, अब माशरे को क्या करना है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने लॉ तो हटा दिया, अब लॉ के बाद ये होगा कि एक हमारी वो भी तो है ना, जिस तरह माशरे की राय होती है। माशरे की राय ये है कि जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनका ईमान कमज़ोर होता है, या उनका किरदार कमज़ोर होता है, या उन्हें अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा नहीं होता, या वो हमारी फ़िल्मी कहानी की तरह अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने से कासिर होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। इसके लिए जो मेरे जहन में जो तजवीज़ आती है कि जिस तरह हमने कोविड-19 की पैंडेमिक में अपने अखबारों में, अपने टीवी पे, अपने मोबाइल सर्विस से हर जगह लोगों को ये पैगामात सुनवाए कि किस तरह एक दूसरे से फ़ासला रखें, किस तरह से हाथ धोएं, किस तरह से मुंह पर रुमाल रखकर छींकें, और इस तरह की छोटी छोटी एहतियातें, यही तरह से एक मुहिम ऑर्गेनाइज़ हो जो डिप्रेशन के अराउंड हो, जिसमें डिप्रेशन की अर्ली वार्निंग साइंस पता हो, ताकि एक घर में लोग आपस में रहते हुए अगर उनमें से कोई डिप्रेस है उसको पहचान सकें। आप सब जानते हैं कि हमारे तालिब इल्मों पे कितना बोझ होता है जब वो MCAT के इम्तहान दे रहे होते हैं, जब वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए जा रहे होते हैं। इसके अलावा कितना बोझ होता है कि जब उनको अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या मोहल्ले में किसी एक दूसरे के साथ कोई पसंदीदगी हो जाती है तो घर वाले जो मुखालफत करते हैं। तो जिस ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं 15 से 29 ईयर ओल्ड, ये वो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं। जब बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा टर्मोइल होता है। नए नए, जैसे कहते हैं ना, नए नए जवान हो रहे होते हैं, उसके साथ जो चेंजेस हैं उनकी बॉडी में, उनकी सोचों में, वो उनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इसके बाद और चीज़ें उनको क्या डिस्टर्ब करती हैं? उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई, उनके दाखिले, और ये जो नए किस्म के रिश्ते नातों में वो पड़ जाते हैं। अगर इन सब बातों के बारे में कॉन्फिडेंस हो कि पेरेंट्स या घर के बड़े उनसे बात करेंगे, तो बच्चा जब भी किसी मुश्किल का शिकार होगा आपके पास आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो माशरे में बदलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ के बारे में बात नहीं होगी, उस चीज़ के बारे में कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगा। उस चीज़ के बारे में NGOs या दूसरे जो चीज़ें अगर कोई काम कर भी रही हैं, तो आप उस काम से फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक कि हर लेवल पे उसके बारे में बात ना हो। ठीक, अब फ़र्द को क्या करना है? फ़र्द की हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमारा बच्चा जानता है कि जब भी उसको चोट लग जाती है उसे डिटोल से धोना है और उस पर सनी प्लास्ट बैंड-एड या बैंडेज लगवाना है। इसी तरह जब ज़ुकाम होता है, बच्चे ख़ुद आकर अम्मी से कहते हैं, अम्मी हमें जो शांदा बना दें, अम्मी हमें सूप बना दें। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं, हमारे घर के बड़े हमें कहते हैं, हमें ख़ुद भी समझ है कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई ले लो, बुखार हो गया है। लेकिन जब फ़िज़िकल पेन के लिए हमें इतनी समझ है, और अगर हम इनमें से कोई चीज़ ना करें तो फिर कोई सुनेगा तो कहेगा तुम्हें ज़ुकाम था, सूप क्यों नहीं लिया? तुम्हें बुखार था, पैनाडोल या टैबलेट क्यों नहीं ली? ठीक, तो जब हमें इतनी समझ है तो यही समझ हमें एक दूसरे को इमोशनल पेन के बारे में भी देनी है कि कोई भी ऐसा वाक़या जो आपको गुस्सा दिलाए, जब आप परेशान हो जाएं, आपको आंसू आ जाएं, तो आपने वो भी डिस्कस करना है, उसके बारे में भी सोचना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। और वो कुछ ना कुछ करना क्या है कि हम सबसे पहले ये है कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपनी सेल्फ़ एस्टीम को पहचानें। किसी भी दूसरे शख्स के लिए अपनी सेल्फ़ एस्टीम को डाउन ना करें। उसके बाद जब भी हमें एक नाकामी हो जाए तो ये ना समझें कि एक नाकामी दूसरी नाकामी को रास्ता देगी, बल्कि ये समझें कि एक नाकामी हो गई, इसको एनालाइज़ करता हूँ और देखता हूँ कि मैं अगली बार बेहतर अटेम्प्ट कैसे कर सकता हूँ।
یہ بات تبھی ممکن ہے جب اگر بچہ ایسا کر رہا ہو تو گھر والے اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک. نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارا ایک گٹ ریاکشن ہوتا ہے. جب ہمارا ایک جسے کہتے ہیں رشتہ یا تعلق ناکام ہو جاتا ہے، ہم فوراً ایک دوسرے میں بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ناکامی کا سائیکل ہے. وقت لیں، ایک ناکامی کے بعد اپنے آپ کو سنبھلنے کا موقع دیں اور پھر دوسرے رشتے کی طرف جائیں، پھر دوسری دوستی کی طرف جائیں. ایک کے بعد ایک غلطیاں نہیں کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. شکریہ.